सैटरडे का दिन है तो रिकॉर्डेड होती है। आज की कहानी के लिए भी बहुत सारी हमारे पास सिफारिश आई थी, लोगों ने गुजारिश की थी। इस कहानी के बाद फिर मैं जब डिटेल में गया तो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ पता चली। क्राइम की दुनिया में अंडरवर्ल्ड, डॉन, बदमाश, ये सब बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, हम जानते हैं। लेकिन इस कहानी के जब गहराई में गया तो कई अनोखी चीज़ पता चली। दुनिया का सबसे अमीर डॉन अब तक कौन हुआ है? ये जो कहानी का कैरेक्टर है आज, ये वही शख्स है। फोर्ब्स जो मैगज़ीन आती है, जो दुनिया के हर साल रईसों की लिस्ट बनाती है और बताती है कि दुनिया का सबसे अमीर शख्स कौन है, 1, 2, 3, टॉप 10 कौन है, 100 कौन है। तो मुझे लगता है कि शायद ये इकलौता मामला है कि जब दुनिया के किसी डॉन का नाम फोर्ब्स की मैगज़ीन की लिस्ट में आया हो। 7वां दुनिया का सबसे अमीर आदमी फोर्ब्स मैगज़ीन ने इस डॉन को करार दिया था 1989 में, और उस वक्त इसकी जो संपत्ति, प्रॉपर्टी बताई थी वो करीब $30 बिलियन थी, $30 बिलियन, जिसको अगर मैं इंडियन रुपीज़ में करूं तो 16 खरब रुपए। अब बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़न होता है कि लाख, करोड़, अरब, खरब, तो गिनती ही ना आए। तो 16 खरब रुपए, $30 बिलियन का मालिक एक डॉन। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जाहिर सी बात है ये सारी कमाई जो है वो उसकी ड्रग्स के धंधे से थी। दुनिया का वो कोकीन का सबसे बड़ा किंग माना जाता था, उसे ड्रग्स का लॉर्ड कहा जाता था। एक वक्त ऐसा था जब दुनिया की 80% मुल्कों में उसी के भेजे हुए कोकीन पहुंचते थे, वो सप्लाई करता था। एक एक दिन में वो 15-15 टन कोकीन सप्लाई कर देता था। अब पैसे इतने थे कि पर डे, एक दौर ऐसा भी था कि जब उसकी सिर्फ पर डे, एक दिन में जो उसकी कमाई थी, जानते हैं वो कितनी थी? 400 करोड़ रुपीस, 400 करोड़ रुपए एक दिन में कमाता था। सिर्फ एक दिन में, 24 घंटे के अंदर 400 करोड़ रुपए। बैंक में कभी पैसे नहीं रखता क्योंकि सारे ड्रग्स से आए हुए पैसे 2 नंबर से थे। तो पैसे रखने के लिए उसने कई गोडाउन बना रखे थे। कहते हैं कि उसकी पूरी मिल्कियत, जो पैसे थे, उसका 10%, 10% हर साल सिर्फ चूहे कुतर देते थे उन डॉलर्स को। तो जो डॉलर कुतरते थे चूहे, वो करोड़ों डॉलर में उसकी गिनती होती है। तो आप सोचिए। और उसे मालूम है कई बार पानी से भी ख़राब हो जाता था डॉलर, क्योंकि गड्ढे, कई बार ऐसी नौबत भी आई कि गोडाउन पर कम पड़ गए तो गड्ढे खोद खोद के उसमें डॉलर रखे उसने। कहाँ कितने डॉलर होते थे उसे खुद पता नहीं था। ये उस शख्स की कहानी है जो सिर्फ जब ये नोटों की जब गिनती होती थी, दुनिया भर से जो ड्रग्स के आते थे पैसे, तो कहते हैं कि हर महीने सिर्फ उस डॉलर की गड्डियों को बनाने के लिए जो रबर बैंड इस्तेमाल होता था, वो लगभग $1000 के रबर बैंड खरीदा जाता था और उससे उन नोटों की गड्डियों को बांधा जाता था। तो अंदाज़ा लगाइए कि कितने पैसे होंगे। ये उस शख्स की कहानी है जो वह अपनी छोटी बेटी के साथ एक कहीं गया था ये, और वहाँ ठंड थी, मौसम काफ़ी ठंड था और ठंड जा नहीं रही थी, तो क्या करे, और आसपास में कोई लकड़ी और बाकी चीज़ नहीं थी ऐसी कि जिससे वो आग जला सके। उस वक्त उस ठंड को भगाने के लिए और अपनी बेटी को आग तापने के लिए उसने करीब इंडियन करेंसी में उस दौर में $13 करोड़, 13 करोड़ रुपए इंडियन, वो उसने जला डाले ताकि उस डॉलर्स की जो तपिश से उसकी बेटी को सुकून मिले और ठंड न लगे। तो आप सोचिए कि 13 करोड़ रुपए सिर्फ उसने आग तापने के लिए जला डाले। ये उस शख्स की कहानी है जिसके ऊपर कहा जाता है कि 5 से 6 हज़ार लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम है। ये उस शख्स की कहानी है जिसका सिंपल सा एक फंडा था लाइफ में कि या तो रिश्वत लो या जान दो। जिन लोगों ने रिश्वत ली वो बच गए, जिन लोगों ने नहीं ली उनको मार दिया गया। और कहते हैं कि 5 से 6 हज़ार लोगों के कत्ल का गुनहगार था ये उस शख्स की कहानी है जिसके ऊपर एक इलेक्शन के दौरान प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को जान से मारने का इल्ज़ाम था। ये उस शख्स की कहानी है जब इसे लगा कि अब बहुत हो गया और हमें कानून के हवाले कर देना चाहिए,
तो सरकार को भी इसने ख़रीद लिया और कहा कि मैं जेल जाना चाहता हूँ, लेकिन वो जेल मेरी बनाई हुई होगी। और अपनी ही बनाई हुई जेल में तमाम आराम आसाइश सुविधा के साथ ये जब तक मन किया रहा। ये उस शख्स की कहानी है जिसके मुल्क के ऊपर कर्जा था, राष्ट्रीय कर्जा, और ये पॉलिटिक्स में आना चाहता था। और इसने उस वक्त गवर्नमेंट के सामने एक ऑफ़र रखा था कि मैं इस पूरे मुल्क के कर्जे को उतार दूंगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, पैसे मैं दूंगा। और जानते हैं उस वक्त कर्ज कितना था? $10 बिलियन, करीब 5.4 खरब रुपए। और इस शख्स ने ऑफ़र दिया था गवर्नमेंट को कि ये 5.4 खरब रुपए मैं दूंगा, आप कर्ज उतार लो। ये झलकियां हैं। तो मुझे लगता है कि हम जितने डॉन को जानते हैं, हम लोगों की तो खैर जब भी बात आती है तो अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम पर आकर हम रुक जाते हैं, लेकिन शायद अगर बाकी चीज़ों से आप कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो दाऊद इब्राहिम कहीं नहीं ठहरता। इस शख्स का नाम है, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, पाब्लो एमिलियो एस्कोबर। पाब्लो एमिलियो एस्कोबर। दुनिया में ड्रग्स का इससे बड़ा सौदागर कोई नहीं हुआ। कोकीन इसने कहाँ कहाँ नहीं बेचा। इसकी एक और झलकी है कि कोकीन को भेजने के लिए इसने बाकायदा प्लेन ख़रीदा। एक बार तो ख़ुद प्लेन उड़ा कर ले गया अमेरिका, और वापस आता है, उसके बाद उस प्लेन को तोड़ देता है और उस प्लेन के जो बाकी ढांचे थे वो अपने घर के दरवाजे के बाहर टंगवा देता है। ये वो शख्स था जिसने ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए पनडुब्बी खरीदी पहली बार इतिहास में, ताकि नज़र ना पड़े। पनडुब्बियों में ये ड्रग्स सप्लाई करता था। ये वो तस्कर है जिसने ड्रग्स सप्लाई करने के लिए बाकायदा पहली बार दिमाग लगाया, और जो प्लेन ये होते थे, एरोप्लेन जो अलग अलग मुल्कों में जाते थे, उनके टायरों में ये ड्रग्स कोकीन जो है वो भर देता था। और पर खेप उस जहाज़ के कैप्टन को कहते हैं कि ये $5 लाख दिया करता था एक खेप के लिए। तो सोचिए $5 लाख तो सिर्फ कैप्टन को दे रहा, पायलट को, तो कमाई कितनी होती होगी। इसकी सबसे बड़ी जो अब तक का इतिहास है कि एक दिन में और एक खेप में इसने 30,000 टन कोकीन सप्लाई किया था एक बार में। 30,000 टन कोकीन के कुछ ग्राम की ही कीमत हज़ारों में होती है, और मैं 30,000 टन की बात कर रहा हूँ। तो ये शख्स पाब्लो एमिलियो एस्कोबर, ये इसकी झलकियाँ थी। अब ये था कौन, कैसे बना, तो इसकी पूरी कहानी यह है कि बात कोलंबिया की है। कोलंबिया में एक शहर है रियो नेग्रो। रियो नेग्रो में 1949 में पाब्लो का जन्म होता है। ये 3 भाई थे। पिता गरीब इंसान, घर में बिजली नहीं थी लेकिन पानी थी। स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल से एक बार इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि इसके पास जूते नहीं थे। कॉलेज में जाता है, पढ़ने में ठीक ठाक था, लेकिन कॉलेज में फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इसके पास देने के लिए फ़ीस नहीं थे, तो कॉलेज से निकाल दिया जाता है। वहीं से फिर ये जुर्म के रास्ते में चल पड़ता है। लगभग 16-17 साल की उम्र थी, 18 साल। कॉलेज से निकालने के बाद ये छोटे मोटे क्राइम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले ये कब्रिस्तान जाता है, और कब्रिस्तान में जो खूबसूरत पत्थर जो आमतौर पे ईसाइयों के कब्रिस्तान में होते हैं, बहुत सारे अच्छी नक्काशी के पत्थर लगाते हैं लोग निशानी के तौर पर, तो उन पत्थरों को ये चुरा लेता था कब्रिस्तान से। और चुराने के बाद कुछ जो तस्कर होते थे उनको बेच देता था, कुछ माफिया थे उनको बेच देता था। तो खूबसूरत पत्थर होते, लोग ख़रीद लेते। यहाँ से इसने शुरुआत की। फिर इसने चोरी छीना झपटी शुरू की। इसने बैंक के बाहर भी नज़र रखी, और जो बैंक से लोग पैसे निकाल के आते थे उनके पैसे लूट लेता था। लेकिन फिर इसने जो सबसे बड़ा क्राइम किया था पहली बार, अभी तक छोटे मोटे क्राइम कर रहा था। ये मेडलिन शहर का रहने वाला था, जो कोलंबिया का एक शहर है मेडलिन। एक बार एक अमीर शख्स को इसने किडनैप कर लिया मेडलिन में, और वो उसके बारे में जानता था कि इसके पास काफ़ी पैसे हैं। और उस वक्त ये बात है करीब 70 की। उस वक्त उसने उस बिजनेसमैन से $1 लाख की फ़िरौती वसूली थी। $1 लाख अभी अगर आप देखें तो करीब हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से 70-75 लाख रुपए होते हैं। तो उस ज़माने में इसने $1 लाख फ़िरौती ली, और कहते हैं कि
तब इसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 20-22 के आसपास होगी। और उस वक्त इस फिरौती की रकम को वसूलने के बाद सबसे कम उम्र का ये अमीर बन गया था, लखपति। फिर इसके बाद इसने जुर्म की दुनिया में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुरू से तेज़ तर्रार, पढ़ने में भी अच्छा था, और इसने जुर्म की दुनिया में कदम रख लिया था। धोखाधड़ी, लोगों को लूटना, किडनैपिंग, अब ये इसकी आदत में शामिल हो गया था। इसी दौरान में इन सारे को क्राइम करते करते इसे ड्रग माफियाओं के बारे में पता चला, पाब्लो को। फिर वो ड्रग माफियाओं से मिला। तब तक इसका अच्छा खासा जलवा हो चुका था। कहते हैं कि एक ड्रग माफिया के साथ एक बार इसकी डील हो रही थी, 14 किलो कोकीन की डील थी। और वो ड्रग माफिया उस वक्त बहुत बड़ा था वहाँ मेडलिन, कोलंबिया का। तो ये उससे डील करने गया था और उस कोकीन को कहीं पहुँचाना था। लेकिन उस डील के दौरान कुछ ऐसी बात आ गई जो इसको हट कर गई, पाब्लो को। और वो ड्रग माफिया बहुत खूंखार था, लेकिन पाब्लो डरा नहीं, और उस डील के दौरान झगड़े में इसने उस ड्रग माफिया को ही मार दिया। ये उसका पहला कत्ल था, और वो 14 किलो कोकीन लेकर निकल गया। बाद में ड्रग माफियाओं के बीच में ये बात फैली कि एक लड़का है, एक नौजवान है, पाब्लो एमिलियो एस्कोबर, और ऐसे ऐसे उसने किया है। इसके बाद इसकी धौंस जम गई, ड्रग माफिया में भी अब इसका दबदबा होने लगा। फिर इसके बाद इस 14 किलो कोकीन की जो तस्करी की कहानी शुरू हुई, उसे लगा कि इसमें सबसे ज़्यादा पैसे हैं और यही धंधा अपनाना चाहिए। फिर उसने तय कर लिया कि वो ड्रग माफिया बनेगा, न सिर्फ कोलंबिया का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया बनेगा। और इसके बाद उसने अपने गैंग बनाने शुरू किए। तब तक काफ़ी पैसे आ चुके थे, ड्रग से अच्छी खासी कमाई हो रही थी। फिर 1976 में इसने 15 साल की एक लड़की से शादी की, जिनसे 2 बच्चे हुए। और अब ये धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पर चलने लगा। ड्रग्स में इतने पैसे इसके पास आ चुके थे कि फिर इसे लगा कि कुछ अपना एक आइलैंड टाइप खरीदना चाहिए। इसने अपना एक आइलैंड खरीदा, बाकायदा वहाँ पे हवाई पट्टी बनाई, होटल मकान बनाए, प्लेन खरीदा। और पहली बार इसने कहा कि प्लेन के टायर में कोकीन रख के सप्लाई करेंगे, और वो भी अमेरिका में। अमेरिका में बहुत कोकीन की डिमांड थी। कहते हैं अमेरिका की 80% कोकीन की डिमांड पाब्लो पूरी करता था। बाकायदा कोकीन को इकट्ठा रखने के लिए इसने एयर कंडीशन बड़े बड़े गोडाउन बनाए, और इसके इस द्वीप पे किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं थी। इसके बाद इसने पनडुब्बी खरीदी, और फिर पानी के जहाज़ खरीदे। 70 से 80 टन कोकीन कोलंबिया से अमेरिका भेजा जाता था हर हफ्ते। हालत ये थी कि धीरे धीरे इसके कोकीन की सप्लाई दुनिया के दूसरे देशों में शुरू हो गई। अमेरिका के बाद स्पेन, फिर बाकी शहर, यूरोप। और तो और प्लेन के टायर, हवाई जहाज़, पनडुब्बी, इन सब का तरीका अपनाया। इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा रास्ता था एक कोकीन को स्मगल करने का, वो था ये बड़ी बड़ी मछलियों के पेट में कोकीन भर देता था, और उनके ज़रिए फिर ये तस्करी करता था। जो पनडुब्बियाँ इसने 2 ली थी, ख़रीदी थी, बाकायदा रिमोट से ऑपरेट होता था, और वो पनडुब्बियों को सही डायरेक्शन में पहुँचाने का काम भी यही करता था। ये सारी चीज़ें जब चल रही थी, उस वक्त कोलंबिया में पॉलिटिकल उस पर काफ़ी उथल पुथल थी। पैरामिलिट्री फोर्सेस, वहाँ की लेफ्ट विंग, इन सब के बीच में, और सरकार, इनके बीच में एक तरह से गुरिल्ला वॉर चल रहा था। कोलंबिया में सिविल वॉर की सिचुएशन थी, और उसने उस उठापटक का खूब फ़ायदा उठाया, क्योंकि वहाँ सरकार एक तरफ पूरी अधिकार के साथ नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अपने अधिकार, जो लेफ्ट विंग गुरिल्ला युद्ध कर रहे थे उनके अपने अधिकार। तो उसने इन सब के बटे होने का भरपूर फ़ायदा उठाया, और इसके बाद इसने अपनी ज़मीन तैयार कर ली। धीरे धीरे इसने वहाँ के जितने भी बड़े जुडिशरी के, कहते हैं कि कई बार ऐसे इसके लोग पकड़े गए, ये खुद भी पकड़ा गया, कोर्ट में पहुँचा। इसने सीधे जज को ऑफ़र किया। जिस जज ने ऑफ़र नहीं माना, कुछ दिन के बाद उस जज का कत्ल हो गया। पूरे कोलंबिया में एक वक्त ऐसा आया था जब 2 शब्द सबसे कुख्यात और फेमस हो गए थे वहाँ पे, और वो 2 शब्द थे प्लाटा और प्लोमो। जिस भी अफसर, जज, नेता
मिनिस्टर या फिर ड्रग कंट्रोल से जुड़े हुए अफसर, जो भी ताकतवर शख्स होता, सीधे सीधे इसके लोग उनके सामने दो चीज़ें कहते, प्लाटा और प्लोमो। इसका मतलब होता कि सिल्वर या सीसा, और इसका मतलब ये होता कि रिश्वत या मौत। जो रिश्वत लेते उनको इतने पैसे देता कि वो ज़िंदगी भर मुंह नहीं खोलते, और जो रिश्वत नहीं लेते उनके सीधे बड़ी बेरहमी से इसके लोग मार डालते हैं। और कहते हैं कि ऐसी हत्याएं करीब 5 से 6 हज़ार लोगों का कत्ल इसके ऊपर था। उस ज़माने में कोलंबिया में भी बहुत कत्लेआम जारी था, क्योंकि सिविल वार की एक तरह से हालात थी। धीरे धीरे करके अब जब इसके ड्रग्स की चीज़ें बाहर आने लगीं, और उस वक्त अमेरिका में भी अब ये पता चला कि एक पाब्लो है और कोलंबिया से आता है और 80% अमेरिका में कोकीन है, तो अमेरिका ने अब जो है थोड़ा इसके ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश की। अब पाब्लो को ये तो मालूम था कि कोलंबिया में उसने हर एक को ख़रीद रखा, और जो नहीं ख़रीदा वो ऊपर जा चुके हैं। अमेरिका के बारे में उसे डाउट था कि अमेरिका को या अमेरिकन एजेंसियों को ख़रीदना थोड़ा मुश्किल होगा, तो उनको रिश्वत देना भी मुश्किल होगा। और उस वक्त एक रूल था कि आपको प्रत्यर्पण किया जा सकता है, डिपोर्ट किया जा सकता है अमेरिका, क्योंकि कोलंबिया के ऊपर हावी थी अमेरिका। तो अगर वो इसके बारे में कहें तो उसे डर था कि कहीं उसे अमेरिका ना सरकार भेज दे, अमेरिका के दबाव में आकर। तब इसने कहा कि पैसे तो इतने हैं, चलो अब कुछ और करते हैं। इसने फिर कहा कि पॉलिटिकल सिस्टम में शामिल हो जाते हैं, और उसी वक्त इसने ऑफ़र दिया था $10 बिलियन का कि राष्ट्रीय कर्जा माफ़ हो जाएगा, मैं पैसे देता हूँ। तो वो तो खैर एक्सेप्ट हुआ नहीं, क्योंकि इसकी जो इमेज थी, इसका जो कैरेक्टर था, वो जाहिर सी बात है इजाज़त नहीं देता था। लेकिन तब इसने फिर कहा कि चलो पॉलिटिक्स का रास्ता ज्वाइन करते हैं। आमतौर पे ये अपने हिंदुस्तान में भी है, जितने पहले क्रिमिनल बनते हैं, दबंग बनते हैं, उसके बाद कहते हैं चलो नेता बन जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। जिन पुलिस वालों से आप बचते हुए भागते हैं, वही पुलिस वाले आपके इर्द गिर्द खड़े होते हैं, वो आपको सुरक्षा देते हैं। तो पाब्लो ने भी फिर कोलंबिया की लिबरल पार्टी है, वहाँ पे वो उसमें शामिल हो गया, और पैसे देकर 1982 में ये कोलंबियाई संसद का जो निचला सदन है, जैसे अपने यहाँ राज्य लोकसभा है, उसका अल्टरनेट मेंबर भी बन गया, और फिर कोलंबिया की लेबर पार्टी में शामिल हो गया। उस वक्त स्पेन में एक सरकार का शपथ समारोह था, और स्पेन में इसका ड्रग्स भी जाता था, और ये कुख्यात था इस ड्रग्स माफिया के तौर पर। लेकिन इस सरकार में शामिल होने, अल्टरनेट मेंबर बनने के बाद कमाल देखिए कि उस स्पेन के सरकारी समारोह में ये बाकायदा कोलंबिया को रिप्रेजेंट करते हुए स्पेन गया, और वहाँ बाकायदा उनके साथ स्टेज पे खड़ा हुआ। एक सबसे बड़ा दुनिया का ड्रग्स माफिया। इस दौरान में एक और भी इसका था कि ये जो जिस जगह से था, वहाँ पे जो हर बड़े क्रिमिनल करते हैं, इसने अपनी एक रॉबिन हुड छवि भी बनाई। गरीबों की मदद करता, ख़ासतौर पे ये जिस शहर से आता था वहाँ के लोगों के लिए इसने मुफ्त में घर बनाए। फुटबॉल का बहुत शौकीन था, इसने फुटबॉल के बड़े बड़े टूर्नामेंट स्पॉन्सर किए, फुटबॉल के कई क्लब इसने ख़रीदे। लोगों के घरों में शादियाँ, नौकरी, पैसे, चूँकि बेइंतहा पैसे थे और पैसे बैंक में रख नहीं सकता था, जैसा आपको बताया कि 10% तो उसके चूहे कुतर देते थे या पानी में गल जाता था, तो ये अंधाधुन अपने शहर के गरीबों को पैसे बांटा करता था, और उनकी नज़र में ये एक हीरो था और रॉबिन हुड की छवि थी। धीरे धीरे जब ये पॉलिटिकल इसमें सिस्टम में आया था, लेकिन अमेरिका का भी खौफ था कि कहीं ये चूँकि ड्रग्स का इसका सब कुछ चल रहा था, तब इसने अचानक 1991 में कोलंबियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत की, और कहते हैं कि एक डील हुई। उनको भी सारे तो ख़रीद लिए जाते थे, और इसने कहा कि अब मैं ये सब कुछ छोड़ के सरेंडर करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ शर्तें हैं। एक ये कि ये कानून ख़त्म करो कि कोलंबिया का कोई भी शख्स अमेरिका को डिपोर्ट किया जा सकता है। कहते हैं इसके कहने पे इस कानून को भी कोलंबिया की सरकार ने ख़त्म कर दिया कि आप अमेरिका को नहीं सौंप सकते। तो ये इसके लिए सबसे बड़ी एक वो थी चिंता की बात, लेकिन इस कानून को इसने ख़त्म करवा दिया। आप इसकी ताकत का अंदाज़ा लगाइए। फिर इसने कहा सरेंडर करने के बाद कुछ और शर्तें थी, उसमें एक ये थी कि मैं जेल बनाया हूँ उसमें खुद रहूँगा, जो भी आपकी निगरानी है। ये तो ये पहला शख्स था जो अपने ही बनाए में कह रहा था कि मैं जेल में रहूँगा। उस जेल का नाम था ला कैथीड्रल। दुनिया की हर आसाइश, हर ऐशो आराम की चीज़ उस जेल में थी। उसने जेल जाने से पहले कोलंबिया के नए संविधान में बदलाव किया,
कोलंबिया के नागरिकों के डिपोर्ट पे, प्रत्यर्पण पे उसने रोक लगाने वाला वो जो कानून था उस पर रोक लगवा दिया। और इसी दौरान में उससे पहले एक प्रेसिडेंट के कैंडिडेट की जान लेने का इस पर इल्ज़ाम था, उसी के बाद इसने सरेंडर किया था। लेकिन जेल जाना एक धोखा था। जेल के अंदर से जाहिर सी बात है जो अपनी मर्जी से जेल जा रहा है, सब कुछ धंधा इसका वैसे ही चल रहा था। और इसके जेल के अंदर से रहते हुए भी धंधा चलने की कुछ चीज़ें लीक हो गई। वहाँ पे उस वक्त हालत ये थी कि मीडिया में भी अगर कोई खबर आती थी तो उस मीडिया के भी बहुत सारे लोगों को इसने निपटा डाला था। तो कुछ लोग थे जिन्होंने फिर ये दी, तो सरकार के ऊपर प्रेशर आया फिर लोगों में कि आप किस तरीके से कितने बड़े ड्रग लॉर्ड को, जिसकी फोर्ब्स पत्रिका में दुनिया का सबसे 7वां अमीर शख्स जिसको करार दिया गया, तो सरकार पूरी बिक गई है। तो सरकार को भी अपनी थोड़ी सी शर्म बचानी थी, तो सरकार ने फिर कुछ कहा कि चलो इसको करते हैं, सख्ती करते हैं। और उस वक्त कोलंबिया की हालत भी ऐसी थी कि उसको मर्डर कैपिटल कहा जाने लगा था। कहते हैं कि 1992 में अकेले कोलंबिया में करीब 27,000 लोगों की मौत हुई थी, यानी पर डे 74 मौत, और ये सारे सिविल वॉर के चक्कर में। तो फिर कोलंबिया सरकार और अमेरिका का लगातार दबाव था। इसके बाद फिर कोलंबिया सरकार तय होती है कि पाब्लो की कहानी ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि सरकार भी गिरा दे और सरकार भी ये खुद बना ले। तो ये भी एक ख़तरा था। पॉलिटिशियन हर तरह से सोचते हैं। तो इसके इतना कद बढ़ चुका था, इसकी कहानियाँ इतनी हो चुकी थी, 5 से 6 हज़ार लोगों के कत्ल की कहानियाँ थी वहाँ। जो भी इसकी बात ना मानता उसको मतलब जज तक को मार डालता। तो आखिर में फिर अमेरिका के दबाव में आकर कोलंबिया की सरकार ने 1992 में फ़ैसला किया कि पाब्लो का किस्सा ख़त्म करना है, और इसके लिए बाकायदा एक वहाँ की स्पेशल टीम बनाई गई इसको असैसिनेट करने के लिए, और उस टीम का नाम रखा था सर्च ब्लॉक। सर्च ब्लॉक का काम ही था कि पाब्लो और उसके गैंग का खात्मा। 2 दिसंबर 1993 को पुलिस लगभग ये 92 में बनी, 1 साल तक पाब्लो को इधर उधर ढूंढती रही, क्योंकि उसके बाद वो जेल से फिर निकल गया था और उसे पता चल गया था कि कोलंबियाई सरकार कुछ साजिश रच रही है। तो वो अपने खुफिया जगहों पे भाग चुका था 92 में ही। 91 में सरेंडर करने के बाद मतलब साल भर भी जेल में नहीं रहा था ये। 2 दिसंबर 1993 को अमेरिका की टेक्नोलॉजी के ज़रिए, एक तो रेडियो ट्रायंगुलेशन टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए इसका ठिकाना पता चल गया, और अमेरिका ने कोलंबियाई इस स्पेशल फोर्स सर्च ब्लॉक को इसकी जानकारी दी। इस जानकारी के बाद उस तय जगह पे स्पेशल टीम पहुंचती है। पाब्लो के कुछ लोग पाब्लो के साथ थे। इसके बाद गोलीबारी होती है, और उस गोलीबारी में पाब्लो मारा जाता है। पाब्लो की जो गोली लगी थी वो उसके राइट कान के ऊपर गोली लगी थी। इसके बाद पुलिस उसकी पहचान करती है और उसको दफना दिया जाता है। लेकिन 2 दिन के बाद पाब्लो की मां कहती है कि उसे यकीन नहीं है कि उसका बेटा मर गया है। वो उस कब्रिस्तान में जाती है, कब्र को से दोबारा उस लाश को निकाली जाती है और उसके बाद उसकी शिनाख्त की जाती है। पाब्लो की वाइफ बाकायदा उसकी वीडियो बनाती है और फिर वापस उसको दफना दिया जाता है। इस मौत के बारे में ये था कि सर्च ब्लॉक जो टीम है स्पेशल, उसने ये कत्ल किया। लेकिन जो पाब्लो की फैमिली है उनका कहना है कि पुलिस की गोली से पाब्लो नहीं मरा। पाब्लो हमेशा ये कहता था कि जब भी कोई ऐसा मौका आएगा, ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें मैं घिरा हुआ पाऊंगा खुद को, तो मैं पुलिस या किसी और एजेंसी की गोली से मरने से बेहतर ये होगा कि मैं अपने आप को गोली मारूं। और जिस जगह पे गोली लगी थी और जिस नज़दीक से गोली लगी थी, उससे हमेशा ये भ्रम रहता है कि ये गोली पुलिस की चलाई हुई थी स्पेशल टीम की या पाब्लो ने चलाई थी, क्योंकि गोली मारने का तरीका ऐसा था कि जैसे आप खुद को गोली मारते। तो पाब्लो की फैमिली, ख़ासतौर पे उसके भाई ने एक बुक लिखी थी, उसमें ये लिखा था कि पाब्लो ने जब अपने आप को देखा कि अब बचने का रास्ता नहीं है, तो उसने खुद को गोली मार ली, और वो लोग इसी बात पे बिलीव करते हैं। तो ये है आज तक ये एक रहस्य कि किसकी गोली से पाब्लो की मौत हुई, दुनिया के सबसे बड़े डॉन की। लेकिन फैमिली का कहना है कि पाब्लो ने वादे के मुताबिक अपने आप को खुद गोली मारी थी। पाब्लो की मौत के बाद जब खबर पहुंची उसके शहर में, मेड्सिल में, और वो चूँकि रॉबिन हुड की छवि थी, कहते हैं कि उस वक्त 30 से 35 हज़ार लोग उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे।
उसको लेके इतना लोगों में क्रेज़ था और इतना, चूँकि पाब्लो ने बेइंतहा पैसे उन लोगों के ऊपर लुटाए थे और जो एक छवि बनी थी उसकी, वो रॉबिन हुड की, वो लोग भूले नहीं थे। और इसीलिए पाब्लो की मौत के बाद जिस तरीके से लोग उमड़े, वो कोलंबियाई सरकार को भी उस वक्त हैरत कर गई थी। बाद में इसके जो बाकी लोग थे उन सबको भी धीरे धीरे करके स्पेशल फोर्स ने मार डाले। फिर ड्रग कार्टेल किसी और के हाथ में चला गया और जो इसकी बड़ी बड़ी संपत्तियां थी कोलंबिया सरकार ने उसको अपने कब्जे में कर लिया। 2 बेटे, वाइफ, माँ और भाई थे। तो इसके जो प्रॉपर्टी थी उसमें अपना, कहते हैं कि बाकायदा अपना पर्सनल चिड़ियाघर भी था, जिसमें वो जानवर थे जो कोलंबिया में कभी पाए ही नहीं गए, वो दुनिया भर से इकट्ठा करता था। गाड़ियों का उसका जो ज़ख़ीरा था वो दुनिया में किसी के पास नहीं था। अपने प्लेन थे, पनडुब्बियाँ थीं, पानी के जहाज़, रिज़ॉर्ट, मतलब आप सोचिए कि क्या क्या हो सकता है आराम और ऐश के लिए। वो सारी चीज़ें पाब्लो ने इकट्ठा कर रखा था। अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। तो बाकी सारी संपत्तियां और बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो कब्ज़ा कर ली गई। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू ये भी था कि उसके बाद भी पाब्लो की फैमिली हमेशा ऐश में रही। और इस ऐश की वजह ये थी कि पाब्लो ने अपने जुर्म की इस पूरी दुनिया में जो लगभग 15 से 20 साल जो राज किया, जो पैसे कमाए, वो बेइंतहा डॉलर थे। उस डॉलर को कभी किसी बैंक में नहीं रखा गया। उस डॉलर को अलग अलग जगहों पे छुपा कर रखा गया। और वो डॉलर कहाँ कहाँ होता था, उसके सारे कोड नेम और वो बाकी चीज़ें पाब्लो और उसकी फैमिली को मालूम थी, सिर्फ ख़ास लोगों को। तो सरकार ने वो दिखाई दी जाने वाली हर बड़ी चीज़ तो कब्ज़े में ले ली, लेकिन जो दिखाई नहीं दी, जो छुपा कर रखी गई, उस तक सरकार कभी नहीं पहुंची। और कहते हैं कि किस्तों में पाब्लो की फैमिली उन चीज़ों को निकाल कर उसके जाने के बाद भी वैसे ही ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजार रही थी, क्योंकि उनके पास अरबों डॉलर थे और शायद आज भी हो। तो ये कहानी थी दुनिया के सबसे बड़े डॉन पाब्लो की, शायद इकलौता डॉन जिसको फोर्ब्स मैगज़ीन ने दुनिया के 7वें सबसे रईस इंसान के शख्स के तौर पर 1989 में पेश किया था, जिसकी कमाई का 10% हिस्सा तो सिर्फ चूहा कुतर दिया करते थे। अब ये सारी चीज़ें आप लोग सोचिए और फिर इमेजिन कीजिए कि क्या ज़िंदगी होगी उसकी। लेकिन वही है कि हर बुराई का अंत बुरा होता है। तो ये सारी दौलत, ये सारी लिस्ट, ये शोहरत, ये रईसी, ये पावर, सब कुछ यहीं ख़त्म हो गया। और आखिर में पाब्लो, चाहे वो पुलिस की गोली से हो या अपनी गोली से, मौत ही उसका मुकद्दर बनी। तो ये कहानी